क्यों हस्बैंड समटाइम्स अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 85% मेल कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं। अब ये इतनी बड़ी रेशो है और इसके ऊपर बात उतनी ही कम हो रही है। हमारे पास हर रोज़ सैकड़ों केसेस आते हैं इससे रिलेटेड कि मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं तो मैं क्या करूं, उनका ये बिहेवियर आखिर क्यों है और मैंने इस बिहेवियर को उनके सॉल्व करना है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही। वो मुझे मिक्स सिग्नल्स देते हैं, मैं क्या ऐसा करूं जादू कि उनका ये बिहेवियर चेंज हो जाए। सो आज आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, एक एक रीज़न बताऊंगा कि क्यों उनका ऐसा बिहेवियर है और हर रीज़न के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से उनके साथ डील करना है। अगर आप इस सारे वीडियो को बड़े गौर से सुने तो आपको समझ आ जाएगी और आप अपने केस को भी खुद से एनालाइज कर पाएंगे और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मगर अगर आप डिटेल से इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस भी बुक करवा सकते हैं। सो टोटल 6 रीज़न्स होती हैं जब कोई दूसरा इंसान हमें इग्नोर करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, स्टोन वॉलिंग करता है। अब जब मैं वर्ड स्टोन वॉलिंग इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट है बेसिकली, बट ये स्टोन वॉलिंग एक ऐसी टर्म है जिसको हम मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो टोटल 6 रीज़न्स हैं एक मेल फीमेल को इग्नोर करता है और वाइस वर्सा। बट क्योंकि 85% हस्बैंड्स अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं तो इसलिए आज हम बात करेंगे हस्बैंड के बारे में कि हस्बैंड ऐसा क्यों करते हैं। सो सबसे पहली जो रीज़न है ये अनइंटेंशनल रीज़न नहीं है, ये इंटेंशनल रीज़न है। जो टोटल 6 रीज़न्स हैं उसमें से 3 इंटेंशनल हैं और 3 अनइंटेंशनल हैं। यानी 3 ऐसी रीज़न्स हैं जो कि कोई दूसरा इंसान जानबूझ के हमारे साथ ऐसा करता है, वो हमें तकलीफ़ में जानबूझ कर डालता है, इंटेंशनली डालता है, उसकी नीयत होती है। और 3 ऐसी हैं कि जिसमें अनइंटेंशनली यानी उसकी नीयत नहीं होती बट वो हेल्पलेस होता है और वो इसलिए हमारे साथ स्टोन वॉलिंग करता है। सो सबसे पहली रीज़न जो है वो इंटेंशनल है, ये जानबूझ के वो इस तरह करता है। और ये पहली रीज़न है पावर प्ले। वो हम पर पावर गेन करने के लिए स्टोन वॉलिंग करता है, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, हमें इग्नोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके साथ कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आपने डिस्कस किया फाइनेंसिस को, उसने ईजी इसका हल ये समझा क्योंकि फाइनेंसिस उसको डिस्टर्ब करते हैं मेंटली, तो उसने जानबूझ के आपको कंट्रोल करने के लिए साइलेंस इख्तियार किया, उस टॉपिक को इधर उधर कर दिया, चेंज कर दिया और उसके बाद आपके साथ कम्युनिकेशन कम कर दी, ख़त्म कर दी। सो इस तरह से उसने आपको एंक्शस कर दिया, आपको परेशान कर दिया। और उसने ये टेक्निक अप्लाई की कि क्योंकि अब मैंने इस टॉपिक के ऊपर इससे बात नहीं की तो या तो इस टॉपिक के ऊपर बात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, तब होगी जब मैं चाहता हूँ कि बात हो, तब होगी जब मेरे फाइनेंसेस इस तरह के होंगे कि मैं ये काम कर सकूँगा। हालांकि बहुत से केसेस में उसके फाइनेंसेस होते भी हैं इस तरह के, बट वो फिर भी क्योंकि आपको एक बोझ के तौर पर ट्रीट कर रहा होता है तो वो आप पर फाइनेंसेस लगाना नहीं चाहता। एग्जांपल के तौर पे आपको ये बस बता रहा हूँ, ऐसे भी मामलात होते हैं। तो वो फिर टोटली शट डाउन कर देता है कम्युनिकेशन को और वो एक तरह से आपको परेशान करता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने अगर यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो ये परेशान हो जाएगी। जब वो क्योंकि वो पहले एनालिसिस करता है आपका, उसको पता होता है कि मेरे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद इसका बिहेवियर ये होगा, क्योंकि उसने माजी में भी जब आपको कभी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसके बाद आप परेशान हो गई और आपने उसको चेस करना स्टार्ट किया और आपने उसकी बात मान ली, तो क्या हुआ कि उसने उसके बाद आपको ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और उसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। जब साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आपने 1-2 दिन देखा, उसके बाद तीसरे दिन आपने उसकी बात मान ली, आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया। जब आपने एक दफ़ा कंप्रोमाइज़ किया अपने हक़ के ऊपर तो हुआ ये कि उसका ये बिहेवियर पक्का होता चला गया। उसने फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसने ये सोचा कि इसको कंट्रोल करने का आसान तरीका ये है कि जिस टॉपिक को मैंने अवॉइड करना है या जिस टॉपिक पे इसको मैंने कंट्रोल करना है, डोमिनेंसी इख्तियार करनी है, वहाँ पर मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता हूँ। तो इस तरह से उसने आपको कंट्रोल किया।
इस तरह से उसने आप पर डोमिनेंसी कायम की और इस तरह से आप परेशान हो गई, आप एंक्शस हो गई, आपको समझ में नहीं आई कि अब मैंने क्या करना है, और आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। और इस तरह करने से हुआ ये कि शायद फॉर द टाइमिंग तो वो टॉपिक सॉल्व हो गया, वो मसला सॉल्व हो गया, बट उस हस्बैंड की गलतफहमी ये है कि उसने बड़ी कामयाबी से इस मसले को हल कर लिया। मगर रिसर्चेस कुछ डिफरेंट बताती हैं। रिसर्चेस बताती हैं कि तकरीबन 67% केसेस में डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है। यानी जब आप इस तरह से पावर किसी पर गेन करके, डोमिनेंसी कायम करके आप अपनी बात मनवाते हैं, तो उससे मसला सॉल्व नहीं होता। वक्ती तौर पे शायद आप उसको दबा देते हैं, शायद आप दूसरे की बात को सुनते नहीं हैं, मगर यहाँ पे सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी बड़े काम की है और वो आपको समझाएगी कि होता क्या है। ये ख़ास तौर पे हस्बैंड्स के लिए ये बात है कि किस तरह से ये चीज़ आपकी मैरिज को तबाह कर रही होती है। सो आप जब अपने पार्टनर की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप जब अपने पार्टनर से ओपनली डिस्कस नहीं करते और आप स्टोन वॉलिंग करके साइलेंट ट्रीटमेंट देके उसको स्नप कर देते हैं, तो एक तरह से आप कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, कॉस्ट को इंक्रीज़ करें। अब कॉस्ट को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। रिवॉर्ड और कॉस्ट ये दोनों ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं किसी भी शादी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप के पार्टनर के साथ आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी आपको फ़ायदे ज़्यादा मिल रहे हैं, आप को वो टाइम ज़्यादा देता है, आपको वो घुमाने ज़्यादा ले जाता है, फाइनेंसिस में आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप के साथ अफेक्शन शो करता है, आपकी केयर करता है, आपके लिए स्टैंड लेता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो ये सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर मिले हैं। और इसके अंदर कॉस्ट भी है। अब इस वाले मामले के अंदर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब है नेगेटिव ऐसी चीज़ें जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करती हैं और आप उससे कंफर्टेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर आपको टाइम देता है, आपका पार्टनर आपको केयर आपकी करता है, मगर कॉस्ट उसकी समटाइम ये होती है कि वो स्टोन वॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो ये एक कॉस्ट है। यानी ये उसका एक नेगेटिव आपके रिलेशनशिप का ये एक मसला है कि जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी शादी में। सो सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि जब एक इंसान ये देखता है कि इस रिलेशनशिप की कॉस्ट ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो डिससेटिस्फेक्शन वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते। सो बिल्कुल इसी तरह ये हस्बैंड्स को बताने वाली बात है कि जब आप डोमिनेंसी के ज़रिए उस मसले को हल करते हैं, वहाँ पे आप कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। यानी जब आपका पार्टनर एनालिसिस करता है सारे रिलेशनशिप का और ये देखता है कि मेरे रिलेशनशिप के अंदर रिवॉर्ड्स कितने हैं और कॉस्ट कितनी है, यानी नेगेटिव पहलू कितने हैं, तो आप उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड कर देते हैं। जब एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड करते हैं तो इसका एक और हैरानकुन जो रिज़ल्ट देखने में आता है वो ये आता है कि जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो डिससेटिस्फेक्शन आती है, और डिससेटिस्फेक्शन के बाद पार्टनर गिव अप भी कर सकता है। पार्टनर गिव अप करने से मुराद है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, उसको फ़ायदे कम पहुंचा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको छोड़ सकता है और वो ऑल्टरनेटिव देख सकता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह होती है डिवोर्सेस की भी, कि जहाँ पे रिवॉर्ड्स कम और कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पर ये होता है। सो ये सबसे पहली इंटेंशनल स्टोन वॉलिंग की रीज़न होती है जिसमें एक इंसान पावर गेन करने के लिए आपको इग्नोर करता है। दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमारा पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हस्बैंड आपकी एनिवर्सरी को भूल गए, आपने उनसे डिस्कस किया एनिवर्सरी के बारे में कि आपने तो इसको सेलिब्रेट ही नहीं किया, आपने तो मुझे विश ही नहीं किया, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएँ बाएँ शाएँ करें और कोई बहाना लगा दें और उसके बाद फिर वो थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दें। अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी कि एक तो गलती भी इनकी है, ऊपर से साइलेंट ट्रीटमेंट भी इन्होंने दिया है। तो उसकी वजह यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, वो इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इसको डिस्कस किया मज़ीद तो उनको जवाब दे होना पड़ेगा। एक ये भी इंटेंशनल रीज़न होती है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको एनिवर्सरी की, इसके अलावा बहुत सी और एग्जांपल्स हैं कि जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ को इस वजह से इग्नोर करते हैं कि उनको जवाब ना देना पड़े। और ये वो टॉपिक्स होते हैं कि जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए, जिसमें अक्सर हस्बैंड की गलती होती है, मगर जब वाइफ उसको अपने हस्बैंड के सामने रखती है तो हस्बैंड उसको टोटली अवॉइड कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो इंटेंशनल है रीज़न आपको इग्नोर करने की, वो है पनिशमेंट देना आपको। अब हस्बैंड के माइंड में क्या चल रहा होता है, वो ये सोचता है कि भाई मैंने अगर इसको कंट्रोल करना है ना तो मुझे ऑपरेंट कंडीशनिंग से काम लेना पड़ेगा। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। कि फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट हुआ, आपका हस्बैंड इस आर्ग्यूमेंट वाले मामले से तंग आ गया और वो कहता है कि वो सोचता है कि आपने जो उससे बात की वो बड़ी गलत की, आपको उससे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो इंटेंशनली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। वो इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देगा एक तरह से आपको पनिश करने के लिए कि ताकि ये आइंदा मेरे साथ इस तरह ना करे, ताकि आइंदा ये मेरे साथ इस तरह ना करे। आपको इंटेंशनली पनिश करेगा कि जब मैंने इसको कॉन्सिक्वेंसेस अगर ना दिए तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसने क्या गलती की है। तो अगर तो आप दोनों का कन्फ्लिक्ट हुआ है तो इसमें इस वजह से भी वो आपको इग्नोर करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है पनिशमेंट की। मेरा ख्याल है मोस्ट कॉमन जो मैंने रीज़न देखी है वो ये होती है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली रीज़न है कि जिसमें आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए दूसरा पनिश करता है। और फिर साथ ही एक मैंने जो दूसरी सबसे बड़ी रीज़न देखी है वो ये कि वो आपको कंट्रोल करने के लिए ये करता है। अब इन तीनों का भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा और अगली जो 3 अनइंटेंशनल रीजंस हैं उनका भी सोल्यूशन बताऊंगा, मगर वो एंड पे बताऊंगा। उससे पहले ज़रा आप अनइंटेंशनल रीजंस के ऊपर आ जाएं कि अनइंटेंशनल रीजंस क्या हो सकती हैं। अब जो अनइंटेंशनल रीजंस के अंदर जो पहली रीज़न होती है वो होती है इमोशनल ओवरलोड। इमोशनल ओवरलोड का क्या मतलब है कि जब फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर से बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो उस बहस के दौरान वो इतना ओवरवेल्म्ड हो गया इमोशन से, यानी उसको समझ ही नहीं आई कि उसने इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड्स की भी जो हिस्ट्री होती है या उन्होंने इन्वायरमेंट ऐसा देखा होता है या वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में पहले रहे होते हैं कि जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स देखी होती हैं। ज़्यादातर केसेस में तो उन्होंने अपने माँ बाप की फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा देखी होती हैं। ज़्यादातर केसेस में उन्होंने किसी अपने बहुत ही करीबी के साथ ऐसा होते हुए देखा होता है, तो जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। जब इमोशनल ओवरलोड होता है तो उनको समझ नहीं आती कि अब उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, और इस वजह से वो ये अनइंटेंशनल स्टॉर्म होने की मैं रीज़न बता रहा हूँ। सो उस वजह से वो कम्युनिकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। जब वो कम्युनिकेशन को उस पॉइंट पे विड्रॉ कर लेते हैं तो उनके इमोशंस प्रोसेस करने में उनको मदद मिलती है। इट्स नॉट अ हेल्दी वे, बट क्योंकि स्पेस हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बट इतनी स्पेस कि जिससे कि आपका पार्टनर डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, अगर आपका पार्टनर जो है वो आपको ये कहता है कि कुछ देर के लिए मैं स्पेस ले लेता हूँ, दैट्स फाइन। बट अगर वो कई दिनों तक वो स्पेस ले रहा है, इट्स नॉट हेल्दी। तो उसको इसके ऊपर आपसे बात करनी है, इसको डिस्कस करना है आपके साथ। और सेकंड अनइंटेंशनल रीज़न स्टोन वॉलिंग की होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यानी उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या वर्ड्स चूज़ करने हैं, किस तरह से उसने बात करनी है आपसे, क्योंकि वो इस चीज़ को भी देख रहा होता है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो कि बाद में जिसके ऊपर मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो फिर क्या होगा। वो इसी से भी डर रहा होता है। वो कन्फ्लिक्ट को अपनी तरफ से अवॉइड करने के लिए भी एफर्ट पुट कर रहा होता है, बट वो उससे बड़ा रॉन्ग हो जाता है। वो टोटली जब कम्युनिकेशन को विड्रॉ कर लेगा तो कैसे सीखेगा कि उसने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है। सो वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही नहीं सीखेगा। सो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से
यानी वो डर ये रहा होता है कि इस पॉइंट पे हमारा रिश्ता ना आ जाए कि इसको ख़त्म करना पड़ जाए, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि अंडू करना बड़ा मुश्किल हो, तो इसलिए भी स्टोन वॉलिंग करता है। तीसरी अनइंटेंशनल रीज़न ये होती है कि सम टाइम पार्टनर ये वेट कर रहा होता है कि अब दोबारा से बात स्टार्ट कैसे होगी, यानी अब इस आर्ग्यूमेंट को हमने ख़त्म कैसे करना है। वो डर ये रहा होता है कि दोबारा से जब मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया तो दोबारा से लड़ाई ना हो जाए, या पता नहीं अब इसका रिएक्शन क्या होगा मेरे पार्टनर का। तो आपका हस्बैंड सम टाइम इस तरह से भी हो रहा होता है कि वो टोटली भी अवॉइड कर देता है, वो फेस सेविंग चाह रहा होता है, और फेस सेविंग जब उसको नहीं मिलती तो वो टोटली अवॉइड करना मुनासिब समझता है, क्योंकि वो ये डर रहा होता है कि अब मैंने अगर दोबारा अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से बात करना स्टार्ट की तो शायद उसका रिएक्शन ऐसा ना आ जाए जो कि मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तो इस वजह से भी वो स्टोन वॉलिंग करता है, क्योंकि उसको डर ही होता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट पहले इस तरह का हुआ था, और अब अगर मैंने इसको एक पूरा दिन स्पेस दी है और अगले दिन मैं इससे बात करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पता नहीं आगे से कैसे रिएक्ट करूँगा जब मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करेगी। ये भी होता है। सो वो इस डर की वजह से फिर वो चीज़ लिंगर ऑन होती चली जा रही होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि ये 6 की 6 रीज़न्स का हल क्या है। पहली रीज़न के ऊपर हम आते हैं। हमने बात की पावर प्ले की। सो पावर प्ले में क्या था कि एक इंसान आप पर डोमिनेंसी कायम करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता है। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे को बताएं कि ये चीज़ आपको कितना इफेक्ट करती है। अब ज़्यादातर केसेस में जो गलती होती है वो ये कि हम विदाउट डिस्कसिंग दैट थिंग हम उसे या तो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम भी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम उसको ये कह देते हैं कि तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, तुम बड़े बुरे वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से हम उस सिचुएशन के साथ डील करते हैं। अब इसमें जो बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे होता है वो ये होता है कि हम आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, उसको ये बताएं कि किस तरह से आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे इफेक्ट करता है। और यानी आई लैंग्वेज का मतलब है अपनी फीलिंग के बारे में बताना है। यू लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप दूसरे को कहें कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, नहीं, इससे दूसरा इंसान डिफेंसिव हो जाता है। सो आपने अपनी फीलिंग के बारे में दूसरे को बताना है कि मुझे आपकी ये चीज़ें इस तरह से इफ़ेक्ट की हैं। आप पावर प्ले वाली स्टोन वॉलिंग के साथ डील करने के लिए उसको ये भी मैसेज कर सकती हैं कि आई रिस्पेक्ट कि तुम्हें स्पेस की ज़रूरत है, बट किसी को इग्नोर करना इज़ नॉट हेल्दी, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, और मुझे यकीन है कि हम इस मसले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने असर्टिवनेस भी दिखा दी, यहाँ पे आपने ये भी दिखा दिया कि ये आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, आपने भी उसको बता दिया कि ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अनहेल्दी है, आपने ये भी उम्मीद रखी कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एक तरह से आपने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा दिया, और सेकेंडली आपने दूसरे को इनवाइट भी किया कि वो इस मसले को सॉल्व करे। दूसरे नंबर पे जब आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए आपको स्टोनवॉल करता है, तो उसका हल ये है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फीलिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप उसको ये बताएं कि आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि ये चीज़ आपके लिए कितनी स्ट्रेसफुल है, मगर इसके लिए बात करना ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो आप उसके साथ ये शेयर कर सकती हैं, आप उसको कह सकती हैं कि आज हम इस एक इशू के ऊपर बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर ज़्यादा इशूज़ की वजह से लड़ाई हो रही होती है, यानी किसी एक ही इशू के ऊपर नहीं होती। अगर एक इशू की वजह से होती भी है, तो जब एक इशू के ऊपर बात करना स्टार्ट होती है तो बाकी इश्यूज़ भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं उस लड़ाई के अंदर, उस आर्ग्यूमेंट के अंदर। सो इसलिए वो एक बहुत बर्डन बन जाता है उसको सॉल्व करना, हर इशू को अगर आप एक टाइम पे बैठ कर सॉल्व करना चाहेंगे तो कोशिश करें कि वो एक टाइम के ऊपर आप एक ही इशू के ऊपर बात करें, जिससे कि बर्डन थोड़ा कम होगा दूसरे के ऊपर भी, और आप उसके ऊपर बात करेंगी। और फिर यहाँ पे आप नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें। यहाँ पर आप नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें। यहाँ पे अगेन वही चीज़ अपने माइंड में रखें, आपने दूसरे को ये नहीं कहना कि तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हो, तुम तो इसके ऊपर काम ही नहीं करते, तुमने तो कभी इसको समझा ही नहीं है, तुमने कभी मेरी नीड्स को नहीं समझा। तो इससे आप उसकी ईगो को हर्ट करें, उसको आप ये शो करवाते हैं कि जैसे कि उसकी सारी एफर्ट्स बेकार रही हैं अब तक। सो इस पॉइंट के ऊपर भी आपको दूसरे को ये शो करवाना है कि जैसे कि आप बहुत मैच्योर हैं, और आप उसकी सारी बाकी एफ़र्ट्स को बिल्कुल भी निल नहीं करेंगे। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा सा डर लगता है। और इस पॉइंट के ऊपर भी आप उसको यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, और ये कि मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना स्ट्रेसफुल है, और हम दोनों इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे आपने उसके माइंड में जो एक बहुत बड़ा बर्डन था, आपने उसको रिलीफ दिया ताकि वो आपके साथ इस मामले के ऊपर बात करे और इस मामले को सॉर्ट आउट करे। तीसरे नंबर पे है जब साइलेंट ट्रीटमेंट दूसरा इंसान आपको पनिश करने के लिए दे, तो यहाँ पे आपने उस चीज़ को रिफ्यूज़ करना है, और आपने रिफ्यूज़ कुछ इस अंदाज से करना है। आपने उसको ये कहना है कि मैं तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि रिलेशनशिप के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से मैं अपने बाकी तमाम काम छोड़ दूँ। मैं अपने बाकी तमाम काम भी कर रही हूँ और करूँगी, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते के साथ कमिटेड हूँ, और बातचीत से मसले सॉल्व होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट से मसले सॉल्व नहीं होते। आपने वहाँ पर उनके साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ इंगेज नहीं करना, आपने उनकी इस कंडीशनिंग के अंदर कतई तौर पे नहीं आना। अब हम बात करते हैं कि जब अनइंटेंशनल स्टोन वॉलिंग आपके हस्बैंड आपके साथ करें, यानी वो करना तो नहीं चाहते स्टोन वॉलिंग, मगर वो अनइंटेंशनली हो रही है उनसे। सो फॉर एग्जांपल इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर, जो हमने बात की थी कि वो आपको इग्नोर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल आपके उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बात हुई, आपने देखा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो सैड हो गए, परेशान हो गए, उदास हो गए, एंगर के अंदर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने इसके साथ टैकल कैसे करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप खुद ही उनको प्रपोज कर दें कि हमें यहाँ पे पॉज ले लेना चाहिए, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम 5 मिनट के बाद बात कर लेंगे, हम या किसी और टाइम पे बात कर लेंगे। क्योंकि आप जब ये देखें कि इमोशनली ओवरवेलमिंग स्टेट है, तो बात करने का वहाँ पे फ़ायदा भी नहीं है ना उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जब आप उस पॉइंट के ऊपर उनसे बात करेंगी, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ही होगा, वहाँ पे इश्यूज़ ही होंगे। तो कोई और टाइम प्रपोज कर दें या फिर वहाँ पे पॉज कर लें, ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है वहाँ पे। फिर अनइंटेंशनल स्टोन वॉलिंग की मैंने एक रीज़न ये भी बताई थी कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि दूसरे को जब पता ही नहीं है कि उसने आपके साथ किस तरह से बात करनी है, कैसे एक्सप्रेस करना है कि जो सारा कुछ हो रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर आप उनको ख़ुद ये प्रपोज कर दें। आप उनको जो है वो ये कहें कि मुझे पता है कि समटाइम्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आर्गुमेंट को टैकल करना, सो हम बातचीत से हर मसले को सॉल्व कर सकते हैं, और हम अगर एक्टिवली एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, तो हम सेम पेज के ऊपर आ सकते हैं। यानी आप ख़ुद उस कन्वर्सेशन को फिर लीड कर सकती हैं, आप वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेट इफेक्टिवली करें। और छठे नंबर पे जब अनकंडीशनल स्टोन वॉलिंग की मैंने आपको रीज़न बताई कि दूसरा फेस सेविंग चाह रहा होता है, और ये बहुत कॉमन रीज़न है, दूसरा फेस सेविंग चाह रहा होता है, दूसरा ये देखता है कि अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ था हमारा, तो अब अगर मैं दोबारा इससे बात करना स्टार्ट करूँगा तो मैं कितना अजीब लगूँगा, मैं दोबारा अगर बात करूँगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी गलती थी, या ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं डर गया हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप दूसरे को ये बता सकती हैं, आप उसको ये कह सकती हैं कि आई एम रेडी टू टॉक। आप उसको फेस सेविंग दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आर्गुमेंट को इतना बड़ा नहीं था, आप उसके साथ डील कर सकती हैं। और आपको लगता है कि हमें इस साइलेंट ट्रीटमेंट के अंदर इंगेज नहीं होना, तो आप खुद से कोई उनको व्हाट्सएप पे जनरल मैसेज भेज सकती हैं, यानी कोई फॉरवर्डिंग मैसेज को भेज सकती हैं, यानी इस तरह से उनको फेस सेविंग दे सकती हैं जैसे कि ठीक है, यानी वी आर ऑन ओके टर्म्स, सो ये कि वी कैन कम्युनिकेट। सो इससे आप उनको फेस सेविंग दे के तो वहाँ पे आप दोबारा से कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी आप दूसरे के साथ इंगेज कर सकती हैं उसको फेस सेविंग देते हुए। और फिर समटाइम मैंने यहाँ पे ये देखा है कि दूसरा इंसान फिर और ज़्यादा आगे से आपके साथ इंगेज करता है, क्योंकि वो एक बहाना ही ढूंढना चाह रहा होता है। जब उसको बहाना मिल जाता है तो वो फिर साइलेंट ट्रीटमेंट को अपने ख़त्म कर देता है। ये 6 मोस्ट कॉमन रीजंस हैं स्टोन वॉलिंग की, जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपको इग्नोर करता है। इसके हर स्टेप के ऊपर मैंने आपको अलग अलग रीजंस का अलग अलग सोल्यूशन बताया है। सो अगर इसके अलावा कोई और आप चीज़ डिस्कस आपने करनी है, या आपने इन्हीं चीज़ों को डिटेल्स अपने मसले के हवाले से मेरे साथ डिस्कस करना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस प्लान कर लें। इंशाल्लाह आपको उसमें रहनुमाई मिलेगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो लाजमी कर लें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता मजबूत हो सके। ऑल द बेस्ट।